हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। हम स्टडी कर रहे थे वनस्पति जगत प्लांट किंगडम के बारे में। आज हम स्टडी करने वाले हैं जिम्नोस्पर्म क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये नाम जिम्नोस्पर्म है, उसका नाम ऐसे क्यों पड़ा है। तो जिम्नोस्पर्म नाम बना है जिम्नो और स्पर्म से। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड यानी नग्न, ठीक है, और स्पर्म का मतलब होता है बीज, सीड। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होते हैं, नग्न बीज पाए जाते हैं, यानी बीज है ये आवरण से ढके हुए नहीं होते, तो इनको हम क्या बोल देंगे, नग्न बीजी पादप कह देते हैं। कंप्लीट है, या इनको हम अनावर्त बीजी पादप भी कह देंगे। अनावर्त यानी ढके हुए नहीं होना, बीज यानी बीज होते पादप, यानी हम कह देते हैं इनको दूसरा नाम हो जाएगा फल रहित, फल रहित बीजीय पादप, यानी ऐसे पादप जिसमें बीज लगते हैं लेकिन फल नहीं लगता, क्योंकि हर जो जितने भी बीज होते हैं ना, ये फल के द्वारा ढके हुए रहते हैं। तो जितने भी पादप हम देखते हैं ना, जैसे मान लेते हैं हमारे पास है आम है, ठीक है, इनमें भी इनका जो बीज है फल से ढका रहता है। इनके अलावा इमली है, जो फली होती है इमली की, उनका फल है। इनके अलावा मटर है, तो मटर की फली उनका फल है। इसी तरह चना है, ये भी फल से ढका हुआ रहता है। अब चना फल से ढका हुआ रहता है, ऐसे कैसे। तो जब मैं आपको एंजियोस्पर्म पढ़ाऊंगा, यानी आवर्त बीजी पादप पढ़ाऊंगा, तो आपको बता देंगे कि चना कैसे फल से ढका हुआ रहता है। कंप्लीट है, ओके। तो वो वीडियो आपको नहीं मिस करना है। तो देखें, फल रहित बीजीय पादप यानी हम इसको बोल देते हैं फ्रूटलेस सीडी प्लांट, ये होते हैं। इनके अंदर सीड होते हैं लेकिन फ्रूट नहीं होता। कंप्लीट है, लेकिन एक चीज़ का याद रखना है, ये दोनों के दोनों, यानी एंजियोस्पर्म आगे पढ़ेंगे वो, और जो जिम्नोस्पर्म हमने पढ़ रहे हैं ये दोनों के दोनों फेनेरोगेमस होते हैं। यानी इनके पुष्प या पुष्प जैसी संरचना लगती है, उनके बाद में इनमें निषेचन होता है। यानी हमने कहा इनमें जो छुपा हुआ निषेचन नहीं होता, क्रिप्टोगेमस नहीं है, इनमें खुल्लम खुल्ला निषेचन होता है। यानी ये क्या होता है, फेनेरोगेमस होते हैं। कंप्लीट है। अब हम इनके पादप की बात करते हैं, तो इनमें जड़ भी है, इनमें तना भी है, और इनमें पत्तियां भी है। जड़, तना, पत्तियां पाई जाती है, इसका मतलब ये थैलस नहीं हुआ। इनका जो पादप है ये थैलस नहीं होता। कंप्लीट है। अब जो जड़ होती है ना इनमें, तो वो जड़ कैसे होती है, इनमें जड़ होती है मुशला मूल जड़। यानी मुशला मूल जड़ में क्या होता है, जैसे ये तना है और इनसे जड़, मेन जड़ निकलती है और इनसे साइड से जड़ें और निकलती है, तो ऐसी जड़ होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मुशला मूल या टेप रूट इसके अंदर होती है। इनके जो जड़ होते हैं उनमें एक विशेषता और पाई जाती है कि इनके अंदर क्या होता है, एक पादप होता है जिसका नाम है साइकस, इंग्लिश का नाम भी यही है, साइकस। तो साइकस में क्या होता है, माइकोराइजा पाए जाते हैं। अब माइकोराइजा का मतलब क्या हुआ, देखो मैंने आपको बताया था, माइको काम में लेते हैं हम फंगस के लिए, यानी कवकों के लिए, फंगस या कवक के लिए काम में लेते हैं। राइजा वर्ड आप लिख लें, राइजा का मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, राइजा का मतलब होता है जड़। ठीक है, एक छोटी सी डिक्शनरी डाल लें आप, जैसे छोटी सी बुक डाल लें, उसके अंदर आप डिक्शनरी बनाएं, माइको का मतलब ये है, राइजो का मतलब ये, इससे आपकी बायोलॉजी ना 50% ईजी हो जाएगी। कंप्लीट है। तो माइकोराइजा हमारे पास बन गए, यानी कवक है, ये जड़ के साथ में सहज जीवन यापन करते हैं। यानी जो जड़ है, ठीक है, उनके साथ में क्या होते हैं, जो कवक पाए जाते हैं। और चीज़ याद रखना, सॉरी, ये साइकस में नहीं होता, ये होता है पाइनस में। पाइनस पादप है उसके अंदर होता है, उनमें जो जड़ के साथ में क्या पाए जाते हैं, कवक पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो है हमारे पास परवाल मूल। परवाल मूल या इसको हम कहते हैं कोरेलोइड। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जहाँ पर भी आपको ओइड वर्ड मिलता है, ओइड शब्द मिलता है, उसका मतलब होता है के समान। ठीक है, किसी के समान होना। जैसे मैंने बोल दिया कि हमने पहले जो पढ़े थे, ब्रायोफाइटा पढ़े थे, टेरिडोफाइटा पढ़े थे, उनमें जड़ तो नहीं होती, लेकिन जड़ के समान कोई संरचना होगी, तो उसका नाम हम क्या रख देंगे, उसका नाम हो जाता है राइजोइड। राइजो यानी, राइजो मैंने बताया है जड़ होता है, ओइड यानी के समान, जड़ के समान संरचना है, तो नाम क्या हो जाएगा, राइजोइड उसका नाम हो गया। कंप्लीट है, ओके। नेक्स्ट देखें, इसमें इनमें आपने नाम पढ़ा है कोरल, कोरल रीफ बोलकर होते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं परवाल, पिश्ती, परवाल। ठीक है, अब ये कोरल क्या होते हैं, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। अगर ये नहीं पढ़ा तो हम आगे एनिमेलिया किंगडम पढ़ेंगे, उसमें आपको बताएंगे कि जो होते हैं ना अंगूठी के अंदर जो नगीना डालते हैं, जिसको हम बोलते हैं मूंगा, ये यही होते हैं, परवाल ही होते हैं, कोरल होते हैं, उनके समान दिखता है, तो इस वजह से हम इसको बोल देते हैं परवाल मूल या कोरेलोइड। ठीक है, देखो कोरल प्लस ओइड यानी कोरेलोइड यानी परवाल के समान। तो इसका मतलब इसमें देखो क्या होता है, इनमें जड़ों के अंदर है ना जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जैसे नोस्टोक है, एनाबिना है, ये इनके अंदर पाए जाते हैं जड़ों के अंदर। यहाँ पर तो क्या पाए जा रहे हैं, कवक पाए जा रहे हैं। यहाँ पर क्या मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे साइनोबैक्टीरिया।
साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, ये जड़ों के अंदर मिलते हैं, जैसे नोस्टोक हो गया, एनाबीना हो गया, ये मिलेंगे। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, परवाल मूल। और ये किस में पाई जाती है, ये पाई जाती है साइकस में, ठीक है, साइकस पादप है उसमें। अब देखो यहाँ पर मैं भी कंफ्यूज होकर आपको उल्टा लिख दिया था ना, मैंने इसको लिख दिया था साइकस, इसको लिख दिया था पाइनस यहाँ पर। तो इसको याद करने का सिंपल तरीका यह है कि जो प्रवाल मूल यानी पै हो गया और पाइनस भी पै है, तो पै को पै से मैच नहीं करना है, उल्टा करना है आपको। यानी परवाल मूल है, कोरेरोइड है, ये तो होती है साइकस में, और माइकोराइजा होती है पाइनस में। कंप्लीट है। तो ये हो गया इनकी जड़ के बारे में। अब हम स्टडी कर लेते हैं कि इनमें जो तना है ये कैसा होता है। तो इनमें जो तना होता है वो ऊर्ध्व तना होता है, यानी इस तरह सीधा खड़ा तना होता है, ऐसे ऊर्ध्व यानी इरेक्ट होता है। इसके अंदर तना कैसा होगा, इरेक्ट होगा, यानी ऊर्ध्व तना होता है, सीधा खड़ा रहता है इस तरह, और थोड़ा काष्ठीय भी होता है। कंप्लीट है। इनके जो पादप है ये झाड़ी भी हो सकते हैं या वृक्ष भी हो सकते हैं, ट्री भी बना सकते हैं या हर्ब के रूप में भी हो सकते हैं। तो इनमें तना भी पाया जा रहा है। तना कैसा हो गया मैंने आपको बता दिया। इनके अलावा इनके तने के अंदर आपको याद रखना है, इनके तने में द्वितीयक वर्दी पाई जाती है, द्वितीयक वर्दी पाई जाती है, यानी हम बोल देंगे सेकेंडरी जो ग्रोथ होती है ये इनके तने के अंदर देखने को मिलती है। ओके, अब द्वितीयक वर्दी क्या हुई, सेकेंडरी ग्रोथ किसे कहेंगे, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। तो तना है ये मोटा होता है, ठीक है, जैसे हमने नीम लगाया है, नीम का पादप लगाया आपने 8-10 साल के बाद में, 8-10 भी नहीं है, 3-4 साल बाद में देखोगे उसका तना मोटा मिलेगा आपको। कारण क्या, उसमें द्वितीयक वृद्धि हो रही है, सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है। लेकिन अगर उसकी जगह पर आपने जैसे गेहूं लगा दिया तो उसका तना ज़्यादा मोटा नहीं हो सकता, इसका मतलब उनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं हो रही। तो इसमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाएगी, तने के अंदर भी होगी और जड़ के अंदर। द्वितीयक वृद्धि होती किसकी वजह से, तो उनके अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसका नाम होता है एधा, कैम्बियम, एधा पाई जाती है या कैम्बियम पाई जाती है, उसी के कारण ही उनमें द्वितीयक वृद्धि होती है। कंप्लीट है। अब क्वेश्चन बन गया सर ये एधा क्या है, कैम्बियम क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे जब पादप उत्तक आपको मैं पढ़ाऊंगा तब। कंप्लीट है। ओके, तो ये हो गया इनमें द्वितीयक वृद्धि के बारे में। इनके अलावा इनमें जो तना होता है ना, ये शाखित भी हो सकता है और अशाखित भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, तने से इस तरह ब्रांच निकल सकती है, अलग अलग शाखाएं निकल सकती है, ठीक है, इस तरह। या अशाखित भी हो सकता है, डायरेक्ट तना हो जाएगा, जैसे आपने खजूर के अंदर देखा होगा उस तरह इनमें तना होता है डायरेक्ट ऐसे ही। कंप्लीट है। तो इस तरह इनमें शाखित और अशाखित दोनों प्रकार का तना मिल सकता है। शाखित जो मिलता है वो किन में मिलता है, वो जैसे हो गया पाइनस के अंदर मिलता है, और अशाखित है पाइनस है, एक होता है सीड्रस, सीड्रस है, उनमें मिलता है। और जो अशाखित है ये हमें मिलता है किन में, साइकस में, साइकस जो हमें लिखाया था मैंने, तो साइकस में अशाखित मिलेगा, और जो पाइनस है और सीड्रस है उनमें शाखित मिलेगा। यानी पाइनस साइकस में तो हो गया ब्रांच्ड और पाइनस में अनब्रांच्ड हो गया। कंप्लीट है। तो ये तो हो गया इनके तने के बारे में। अब हम जानते हैं कि इनमें पत्तियां हैं ये कैसे होती है। तो पत्तियां होती है ये इनकी पिच्छाकार होती है, पिच्छ कहते हैं हम फीदर्स को, फीदर्स जैसी पतली और नुकीले ऐसे होती है, इनकी पत्तियां नुकीले होती है आगे। कंप्लीट है। उसके प्रकार होती है, इनमें दो प्रकार की पत्तियां लगती है, कुछ होती है सल्की प्रण, स्केली लीफ जिनको हम कहते हैं, सल्की प्रण होती है, और कुछ पत्तियां इनमें सामान्य प्रण यानी कॉमन लीफ होती है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आपने खजूर का पौधा देखा होगा, खजूर है, नारियल है, उनके अंदर आपने देखा होगा जो तना होता है उसके चारों ओर ऐसे भूरे रंग की पत्तियां है ना, ये इकट्ठी रहती है, ऐसे सूखकर ये भूरे रंग की पत्तियां बन जाती है जो इसको कवर रखती है। तो ये जो पत्तियां हैं ये तो होगी इनकी सल्की प्रण। इनके अलावा जो इनमें ऊपर आपने देखते हो ऐसी संरचना जो निकलेगी इनके अंदर, ठीक है, वो कौन सी होगी इनके अंदर, वो इनके अंदर सामान्य प्रण होती है, और सामान्य प्रण हरे रंग की होगी। तो सामान्य तो होगी हरे रंग की, और जो सल्की हो जाएगी ये कैसी होगी, भूरे रंग की होगी। कंप्लीट है। ओके, तो ये हो गया इनके पत्तियों के बारे में। अब देखें इधर ध्यान रखना कि मैंने कहा कि इनमें जड़ भी है, तना भी है, पत्तियां भी है, यानी इसका शरीर थैलस नहीं है। अब थैलस नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, नीचे जो जड़ है वहाँ से पानी को ऊपर पहुँचाया जाएगा, ठीक है, जड़ों से, और जो ऊपर भोजन बनता है, ठीक है, उस फूड को, भोजन को जड़ों तक भी पहुंचाया जाएगा, तने तक पहुंचाया जाएगा। ये काम कौन करता है, जाइलम और फ्लोएम करते हैं। तो इनका कार्य यानी संवहन जिनको हम कहते हैं, तो इनके अंदर संवहन बंडल जो होते हैं वो पाया जाता है, यानी हम बोल देते हैं इनमें वेस्क्यूलर बंडल होता है, ये इनमें प्रेजेंट है। ओके, अब सेवन बंडल में कौन कौन से उत्तक आ जाते हैं, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। जल का प्रवाह है, जो वाटर है उसका ट्रांसपोर्ट कौन करता है, वो करता है जाइलम। पिछले वीडियो में आपने देख चुके हैं इसके बारे में, जाइलम करता है ये। ओके,
और जो भोजन है उसका प्रवाह कौन करता है? फ्लोएम करता है, ठीक है, फ्लोएम करता है। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों इनके अंदर पाए जाते हैं। इसका मतलब ये कैसे पादप हो गए? ये वेस्कुलर प्लांट हो गए, संवहनी पादप हो गए। कंप्लीट है, ओके। अब देखें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, अगर हमने टेरिडोफाइटा का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो आई बटन है वहाँ पर मिल जाएगा। अब इनमें क्या है, टेरिडोफाइटा में मैंने आपको बताया था कि उनमें भी जाइलम होता है और फ्लोएम होता है, दोनों होते हैं, लेकिन उनमें कमी होती है। क्या कमी रहती है? जाइलम में उनमें वाहिका नहीं होती, वाहिका नहीं होती, और फ्लोएम में उनमें क्या नहीं होता? साथी कोशिका नहीं होती, सहचर कोशिका बोल सकते हैं, साथी कोशिका कह सकते हो, या सह कोशिका कह सकते हो, इंग्लिश का नाम इसके कई है, तो इसकी वजह से इसका नाम आपको क्या रखना है? कॉम्पेनियन सेल याद रख लें, कंपेनियन सेल। ओके, वाहिका को हम कह देते हैं वेशल्स। तो ये इनके अंदर नहीं पाई जाती। कंप्लीट है, ये इनके अंदर जिम्नोस्पर्म के अंदर नहीं पाई जाती। इनके अलावा इनकी पत्तियों की विशेषता ये भी होती है कि पत्तियों के चारों ओर क्या होता है? क्यूटिकल की लेयर इसके ऊपर प्रेजेंट होती है, क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है। और इनके अंदर जो रंध्र पाए जाते हैं, आपने नाम सुना होगा, पत्तियों पर होते हैं रंध्र, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा, यानी छिद्र होते हैं जो पत्तियों पर पाए जाते हैं। ये छिद्र भी क्या होते हैं? अंदर की ओर ऐसे धसे हुए रहते हैं। जैसे मान लो ये पत्तियों का मैंने अनुप्रस्थ काटा इस तरह देखा है, काट कर, जैसे मान लो ये हाथ पत्तियाँ है मेरी, तो मैंने इसको साइड से देखा है, तो ये जो आपको भाग दिखाई देगा आपको साइड में, वैसे इसमें दो त्वचा हो जाएगी, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ठीक है, यानी उसको बोल देंगे ऊपरी अधिचरम और निचली अधिचरम, ठीक है, यानी हम बोल देंगे एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, दोनों इसका नाम हो जाएगा। कंप्लीट है। अब इनमें क्या होता है कि इनमें जो स्टोमेटा होते हैं वैसे गड्ढे में दसे हुए रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं गर्ती रंध्र, ठीक है, गर्ती रंध्र, या हम बोल देते हैं शनकेन स्टोमेटा, शनकेन स्टोमेटा या ग्रत्ति रंध्र पाए जाते हैं। अब ये इसलिए पाए जाते हैं ताकि इनमें से जो क्यूटिकल पानी को बाहर नहीं निकलने देगी, पानी को बचाने का काम करेगी। इसी तरह ये शनकेन स्टोमेटा है, आपको पता है रंध्र है, पत्तियों पे जो रंध्र है, छिद्र है, स्टोमेटा है, वहाँ से पानी बाहर निकलता है। अब ये उनसे बचाने का काम करेगा कौन? ग्रत्ति रंध्र यानी शनकेन स्टोमेटा, और जो क्यूटिकल की लेयर है ये दोनों के दोनों। इसकी वजह से क्या होगा? इसमें पानी की कमी नहीं आएगी। इसका मतलब ये कहाँ उग सकते हैं? ये मरुस्थलीय क्षेत्र में भी उग सकते हैं, यानी ये जीरोफाइट भी हो सकते हैं, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये कैसे हो जाएंगे? मरुद्भिद हो सकते हैं। इनके अंदर विशेषता मरुद्भिद पादपों की भी है, यानी जीरोफाइट जो प्लांट है वो भी ये हो सकते हैं, जीरोफाइट प्लांट्स ये हो सकते हैं। तो कंप्लीट है। तो देखिए मरुद्भिद पादपों की विशेषता क्या है? इनके अंदर रंध्र का जो है, ग्रत्ति रंध्र का पाया जाना, शनकेन स्टोमेटा का होना और क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होना, तो ये है इनके कायिक लक्षण, यानी ये कैसे दिखाई देते हैं। अब हम जिम्नोस्पर्म है उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जनन कैसे होता है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए इनका जो मेन प्लांट होता है, मुख्य पादप होता है, वो बीजाणुद्भिद होता है, बीजाणुद्भिद होता है, यानी स्पोरोफाइट होता है। और स्पोरोफाइट हमने पढ़ लिया है, ये 2-1 पोजीशन में होते हैं, द्विगुणित होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो देखें हमने पढ़ा था पहले टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा में जो मेन प्लांट है वो कौन सा है? बीजाणुद्भिद है। उससे पहले पढ़ा था हमने ब्रायोफाइटा, उसमें मेन प्लांट था युग्मकोद्भिद, बीजाणुद्भिद मेन प्लांट नहीं था, युग्मकोद्भिद था। उससे पहले हमने पढ़ा था शैवाल, उसमें जो मेन प्लांट होते हैं वो भी युग्मकोद्भिद होते हैं। तो शैवाल है और ब्रायोफाइटा है, इन दोनों को छोड़कर जितने भी हम पढ़ेंगे उन सभी में बीजाणुद्भिद होंगे, ये मेन प्लांट होंगे। तो जो पादप हमें बीजाणुद्भिद दिखाई देंगे, जो भी पादप है वो सब बीजाणुद्भिद है। कंप्लीट है। इनके अंदर क्या लगेंगे? इनके अंदर ये संरचना होती है, इनको हम कहते हैं शंकु, ठीक है, ये है शंकु, ठीक है, और ये शंकु हो सकते हैं, नर शंकु हो सकते हैं या मादा शंकु हो सकते हैं, ठीक है। इनका दूसरा नाम अभी हमने पढ़ा था स्ट्रोबिलिस कहते हैं हम इनको, स्ट्रोबिलस, बिलिस नहीं, स्ट्रोबिलस, ठीक है, याद रखना है ये नाम स्ट्रोबिलस। हिंदी के अंदर भी आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा स्ट्रोबिलस। ओके, तो ये नर और मादा हो सकते हैं। तो नर शंकु होगा तो उसके अंदर क्या पाई जाएगी? उसके अंदर होगा लघु बीजाणुधानी। कंप्लीट है। पहले तो हम पढ़ेंगे कि इनका निर्माण कैसे होता है वो समझे। तो देखो ये मैंने दिखाया है शंकु, ये है हमारे पास शंकु, मान लेते हैं ये नर शंकु है। क्या है? ये नर शंकु है। तब इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर पत्तियां पाई जाती है जिनका नाम होता है लघु बीजाणुपर्ण, लघु बीजाणुपर्ण उनका नाम होता है, जिनको हम बोल देते हैं माइक्रो
स्पोरोफिल, ठीक है, इनका नाम हो गया। अगर हम बात करते हैं मादा शंकु की, तो मादा शंकु के अंदर क्या होगा, मादा शंकु के अंदर होगा गुरु बीजाणु पर्ण, गुरु बीजाणु पर्ण, ठीक है, यानी हम बोल देंगे मेगा स्पोरोफिल उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। कंप्लीट है। अब क्या होता है कि जो लघु बीजाणु पर्ण है उनमें पाई जाती है लघु बीजाणु धानियाँ, जो मैंने संरचना दिखाई है इस तरह इनमें क्या पाई जाएगी, लघु बीजाणु धानियाँ पाई जाएगी। इन लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या होता है, कुछ कोशिकाएं होगी जो 2N अवस्था में है। 2N अवस्था में किन के अंदर है, इन लघु बीजाणु धानी के अंदर है, माइक्रो स्पोरेंजियम के अंदर है, 2N अवस्था में होती है। उन कोशिकाओं में विभाजन होता है, ठीक है, ये एन कोशिका बना लेती है, फिर इनमें दोबारा विभाजन होगा, ठीक है, और ये वापस एन कोशिका बना लेती है, ठीक है। कौन सा विभाजन हुआ आप देख के बताएं, डायग्राम को देखकर पहचानना है। यहाँ पर विभाजन हो गया हमारे पास अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन जिसको हम बोल देते हैं मियोसिस, मियोसिस। तो हमारे पास ये कोशिका है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होने से 4 जो संरचना बनी है ना, इनको हम कहते हैं लघु बीजाणु, इनका नाम हो गया लघु बीजाणु, या हम बोल देंगे माइक्रोस्पोर, इनका नाम हो गया। कंप्लीट है। तो देखें माइक्रोस्पोर का निर्माण इन कोशिका से हुआ। अब इसका नाम क्या रखें हम, तो इसका नाम लिख देंगे लघु बीजाणु मातृकोशिका, ठीक है। इनकी मदर सेल है क्योंकि इनको लघु बीजाणु को निर्माण ये कर रही है, या इंग्लिश में हम इसको बोल देंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। कंप्लीट है। तो हम क्या कहेंगे, इस लघु बीजाणु धानियों के अंदर जो संरचना दिखाई है यह लघु बीजाणु धानी है। इन लघु बीजाणु धानियों में लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती है। इनमें अर्धसूत्री विभाजन होने से लघु बीजाणु का निर्माण होता है। एक कोशिका से 4 लघु बीजाणु बनेंगे। कंप्लीट है। ओके, यानी हम बोल देंगे कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उनमें जो सेल होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसमें मियोसिस सेल डिवीजन होता है और इनसे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। कंप्लीट है। ये रहे हमारे पास लघु बीजाणु बनेंगे। अब ये लघु बीजाणु आगे चलकर क्या करते हैं, देखो इनमें दिखाया मैंने कि एक एक कोशिका है, इसमें विभाजन होगा, फिर दोबारा ये एक कोशिका 2 कोशिका बना लेगी, दोनों कोशिकाएं एन अवस्था में रहेगी। अब ये जो संरचना बन जाती है ना, इसका नाम होता है परागकण, परागकण। कंप्लीट है। तो देखें यहाँ पर इनमें क्या बन गया है, ये परागकण बन गया है, ये परागकण है। और परागकण है, इसमें 2 कोशिकाएं हैं। एक कोशिका इसमें कहलाती है कायिक कोशिका, कायिक कोशिका या नाल कोशिका भी कई किताबों में मिल जाता है इसका नाम, नाल कोशिका या कायिक कोशिका, जिसको हम बोल देते हैं वेजेटेटिव सेल, वेजेटेटिव सेल, ठीक है, या ट्यूब सेल भी कह देते हैं इसका नाम, ट्यूब सेल, कई किताबों में नाम मिल जाएगा ट्यूब सेल। इनके अलावा जो दूसरी कोशिका इसके अंदर प्रेजेंट होती है उसका नाम होता है जनन कोशिका, जनन कोशिका, या हम बोल देते हैं जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल। कंप्लीट है, उसका नाम हो गया कायिक कोशिका और जनन कोशिका, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। अब ये जो संरचना बन गई इसका नाम क्या होता है, ये होता है इनमें परागकण या पोलन ग्रेन होता है। तो पोलन ग्रेन क्या होता है इनका, वो नर युग्मकोद्भिद होता है, नर युग्मकोद्भिद होता है, ठीक है, यानी हम बोल देते हैं मेल गेमिटोफाइट होता है, गेमिटोफाइट होता है। कंप्लीट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा कि जो जिम्नोस्पर्म है उनमें नर युग्मकोद्भिद का क्या नाम होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए परागकण होता है। कंप्लीट है। ओके, अब ये नर युग्मकोद्भिद क्या है, हमने टेडोफाइटा में पढ़ा था ना, बीजाणुद्भिद पादप होते हैं, उनसे बीजाणु बनते हैं, बीजाणु से बनता है क्या, नर युग्मकोद्भिद या मादा युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद बनते हैं, फिर युग्मकोद से युग्मक बनेंगे और युग्मक से वापस बीजाणुद्भिद बन जाते हैं। ये हमने पढ़ चुके हैं पहले ब्रायोफाइटा में भी और शैवाल में भी। अगर शैवाल का और ब्रायोफाइटा का आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है, वो टॉपिक नहीं देखा है, तो आपका वीडियो इसका वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां पर लिंक है, या आई बटन कॉर्नर में आती है उस पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। कंप्लीट है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनमें गुरु बीजाणु धानी में क्या होता है। तो देखो सेम इसका ही कॉपी कर देते हैं। यहाँ पर हमने लघु बीजाणु धानी पढ़ी थी, तो इनके अंदर क्या होती है, लघु बीजाणु धानी थी, उनमें लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी। तो वैसे यहाँ पर है गुरु बीजाणु धानी, तो यह और उनमें कौन सी कोशिका हो जाएगी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। तो इस कोशिका का नाम है गुरु बीजाणु
मातृकोशिका, ओके, यानी हम उसको बोल देंगे मेगा स्पोर मदर सेल। कंप्लीट है। इसमें फिर क्या होगा, मियोसिस होगा, अर्धसूत्रीय विभाजन होगा इसके अंदर। तो ये हमारे पास अर्धसूत्रीय विभाजन हो गया, ठीक है, 4 कोशिकाएं बन जाएगी। और कौन सा विभाजन हुआ है यहाँ पर, अर्धसूत्रीय विभाजन हुआ है, यानी इनमें हुआ है मियोसिस हुआ है। मियोसिस होकर जो कोशिका इनमें बनेगी उनका नाम होता है गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु यानी हम बोल देते हैं उनका नाम होता है मेगा स्पोर। कंप्लीट है। तो इसमें एक मेगा स्पोर बनेगा। ध्यान रखना, ये 3 कोशिकाएं ना, ये इनमें नष्ट हो जाती है। 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, केवल कितनी बाकी रहेगी, एक कोशिका बाकी रहेगी, यानी एक ही गुरु बीजाणु बनेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, उनसे 4 लघु बीजाणु बने हैं। लेकिन गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अगर एक है तो उनसे एक ही गुरु बीजाणु बनेगा। कंप्लीट है, बाकी तीनों नष्ट हो जाएंगे। अब देखें, हमने क्या पढ़ा था, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में विभाजन हुआ, 2 कोशिका बनी और उनसे बन जाते हैं परागकण यानी पोलन ग्रेन बन जाते हैं। वैसे ही गुरु बीजाणु धानी है, उनमें विभाजन होता है और विभाजन होकर क्या करते हैं, इनमें 2 कोशिकाएं बनती है। ठीक है, एक कोशिका तो इसमें बनाती है स्त्री धानी, एक कोशिका तो बनाती है स्त्री धानी और दूसरी कोशिका बनाएगी भ्रूणपोष। याद रखना है, ये एन अवस्था में है और ये भी एन अवस्था में है, दोनों के दोनों एन अवस्था में रहेंगे। यानी स्त्री धानी भी रहेगी तो कैसी बनेगी, ये अगुणित बनती है स्त्री धानी। ठीक है, और दूसरा इसके अंदर दूसरा इसके अंदर जो बनेगा ये भी क्या है, अगुणित होता है। भ्रूणपोष भी इनमें अगुणित बनता है। कंप्लीट है। एक चीज़ याद रखना है, ये भ्रूणपोष इसके अंदर नहीं होगा। स्त्री धानी तो ये पूरी की पूरी स्त्री धानी है, भ्रूणपोष इसमें बाहर की साइड में पाया जाएगा। भ्रूणपोष पहले ही बन जाता है इनमें। ठीक है, ये होगा। और ये अंदर की साइड में जो कोशिका है इसके, ये स्त्री धानी ये नहीं है, जो ग्रीन कलर का जो मैंने दिखाया है पार्ट स्त्री धानी ये है। इस स्त्री धानी के अंदर क्या होते हैं, इस स्त्री धानी के अंदर होते हैं अंड कोशिका, या हम बोल देते हैं एग सेल। और ये एग सेल क्या होती है, ये मादा युग्मक है, फीमेल गेमिट है, फीमेल गेमिट है ये। कंप्लीट है, फीमेल का चिन्ह ये नहीं होता, ये होता है। तो ये फीमेल गेमिट है। कंप्लीट है, ओके। तो देखिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्या हुआ है, हमारे पास मेन प्लांट था, बीजाणुद्भिद पादप था, इसके अंदर कौन लगता है, ठीक है, शंकु लगता है। शंकु को इंग्लिश में बोलते हैं हम कौन, कौन लगता है। ये मेल कौन या फीमेल कौन हो सकता है, यानी नर शंकु और मादा शंकु हो सकता है। इनको स्ट्रोबिलस भी कहते हैं हम। नर जो है, नर शंकु है, उनका निर्माण लघु बीजाणु पर्ण से हुआ है। पत्तियां बहुत ज़्यादा है, इस तरह होता है, एक पत्ती इकट्ठी होगी, दूसरी तीसरी, ऐसे बहुत सारी पत्तियां इकट्ठी हो जाती है और एक कोन जैसी स्ट्रक्चर बना लेती है और उसको हम कहते हैं कोन। तो नर शंकु का निर्माण किनसे हुआ है, लघु बीजाणु पर्ण है जो पत्तियां हैं उनसे हुआ है, जिनको हम बोल देते हैं माइक्रोस्पोरोफिल से हुआ है। फिल्स कर देते हैं, बहुवचन बना दो इसको। इनके अंदर पाए जाते हैं लघु बीजाणु धानी। इनके अंदर क्या होती है, लघु बीजाणु धानी यानी माइक्रोस्पोरेंजियम होती है। इस माइक्रोस्पोरेंजियम में लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, इनमें विभाजन होकर लघु बीजाणु का निर्माण होगा। ठीक है, 4, एक कोशिका से 4 बनेंगे तो ये लघु बीजाणु बन जाएंगे। फिर लघु बीजाणु है, इन ये क्या करेंगे, ये बना लेते हैं परागकण बना लेंगे। परागकण इनका नर युग्मकोद्भिद होता है, मेल गेमिटोफाइट होता है। और इन परागकण के अंदर 2 टाइप की कोशिका होती है। एक कोशिका को कहेंगे हम कायिक कोशिका या नाल कोशिका, इनको बोल देते हैं वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल। वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल कहते हैं। जो दूसरी कोशिका इसके अंदर होगी उसका नाम होता है जनन कोशिका या जेनरेटिव सेल, जनन कोशिका या जेनरेटिव सेल। तो ये भाग तो हो गया हमारे पास नर शंकु के बारे में। अब हम बात करते हैं मादा शंकु के बारे में। मादा शंकु का निर्माण किनसे होता है, गुरु बीजाणु पर्ण से होता है, गुरु बीजाणु पर्ण से होता है। और इनके अंदर क्या पाई जाती है, इनके अंदर पाई जाती है गुरु बीजाणु धानी पाई जाती है। ये गुरु बीजाणु धानी है, उनमें होती है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मदर सेल। और इन कोशिका में विभाजन होकर केवल एक ही गुरु बीजाणु बनता है, एक कोशिका से एक ही बनेगा। और फिर ये जो गुरु बीजाणु है इनकी कोशिकाएं विभाजित हो जाएगी। तो कुछ कोशिका तो इनमें बनाती है स्त्री धानी। ठीक है, ये स्त्री धानी पूरी की पूरी स्त्री धानी है, ये ग्रीन कलर का जो मैंने दिखाया पूरी स्त्री धानी। एक कोशिका स्त्री धानी बनाएगी, दूसरी कोशिका है उनसे बनेगा भ्रूणपोष बनेगा, एंडोस्पर्म बनता है। तो इनका एंडोस्पर्म कैसा है, अगुणित होता है। स्त्री धानी भी कैसी है, अगुणित होती है। स्त्री धानी है इनका, ये मादा जनांग है, हम बोल देंगे स्त्री धानी इनका
मादा जनन अंग है, हम बोल देंगे इनका फीमेल सेक्स ऑर्गन है ये, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल सेक्स ऑर्गन बोल सकते हो, स्त्री धान्य होती है। कंप्लीट है, ओके। अभी तो संरचना मैंने इसमें बनाई है, गधे जैसी संरचना है, इसके अंदर ये स्थित है, ये क्या है, ये गुरु बीजाणुधानी ही है, क्योंकि ये सब चीज़ें कहाँ बन रही है, गुरु बीजाणु कहाँ बना है, गुरु बीजाणुधानी के अंदर ही बना है। तो ये जो संरचना बनाई है ये क्या है, गुरु बीजाणुधानी ही है, और इस गुरु बीजाणुधानी को हम कहते हैं इनका बीजांड, ठीक है, इनका क्या है, ये बीजांड है, ओव्यूल है, इनको हम कहते हैं ओव्यूल या बीजांड। कंप्लीट है। तो देखें अब इनके अंदर स्त्री धानी है, भ्रूणपोष है। अब जो स्त्री धानी जो होते हैं ना इनका और ये सभी, इनको दोनों को मिलाकर ही हम इनका क्या कह देते हैं, मादा युग्मकोद्भिद कह देते हैं, मादा युग्मकोद्भिद या फीमेल गेमिटोफाइट, फीमेल का चिन्ह नीचे उत्सव, फीमेल गेमिटोफाइट कहते हैं हम इनको। कंप्लीट है, ओके। अब देखिए इनमें फीमेल गेमिटोफाइट है, स्त्री धानी है और भ्रूणपोष है। नर युग्मकोद्भिद कौन सा है, पोलन ग्रेन है। कंप्लीट है, तो हम क्या कह देंगे, गुरु बीजाणु है, उनसे मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। इसमें होगी स्त्री धानी है और भ्रूणपोष है। स्त्री धानी के अंदर क्या है, उसमें कोशिका होती है, उसका नाम होता है अंड कोशिका या मादा युग्मक, एग सेल या फीमेल गेमिट होता है। कंप्लीट है, ओके। अब उसके बाद में क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। ओके, तो अब इनमें हमने पढ़ लिया, प्राकरण बन गए हैं और नर मादा युग्मकोद्भिद है, उसमें स्त्री धानी बन चुकी है। अब आगे क्या होता है देखिए, यहाँ से फिर प्राकरण है ना, ये निकल कर इसके पास पहुँचेंगे, किसके पास से, ये हमारे पास है नर शंकु है, ठीक है, और ये हमारे पास है मादा शंकु, ठीक है, यानी हम बोल देंगे ये स्ट्रोबिलस है दोनों, ये मेल स्ट्रोबिलस है और ये फीमेल स्ट्रोबिलस है। तो प्राकरण यहाँ से यहाँ पहुँच रहे हैं, किसके द्वारा पहुँचेंगे, ये वायु के द्वारा पहुँचेंगे, तो इसको हम बोल देते हैं वायु परागण। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने जो प्रक्रिया होगी उसका नाम क्या हो जाएगा, वायु परागण या विंड पोलिनेशन कह देते हैं। एयर पोलिनेशन भी आप लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा वर्ड होता है विंड पोलिनेशन। तो इनमें विंड पोलिनेशन होगा और ये प्राकरण है, ये मादा के पास पहुँच जाएंगे। इस प्राकरण में हमने क्या पढ़ा था, प्राकरण में एक तो होती है कायिक कोशिका, कायिक कोशिका या इसको नाल कोशिका भी कह सकते हैं हम, ठीक है, यानी हम बोल देते हैं इनका नाम वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल होती है। दूसरी जो कोशिका है इनमें, उनका नाम क्या था, जनन कोशिका है, जनन कोशिका है, यानी जेनरेटिव सेल है, जेनरेटिव सेल है, जनन कोशिका है। कंप्लीट है। अब जनन कोशिका में विभाजन होगा, कौन सा विभाजन हो जाएगा, समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, यानी माइटोसिस होता है। और ये माइटोसिस होगा किसमें, जनन कोशिका के अंदर माइटोसिस होगा, और माइटोसिस होकर ये क्या करता है, ऐसी दो कोशिकाएं बना लेता है इसे, और इन कोशिका का नाम होता है नर युग्मक, नर युग्मक, यानी हम बोल देते हैं मेल गेमिट, मेल गेमिट, ठीक है। हमने पढ़ा था ना कि नर युग्मकोद्भिद वो होते हैं जो नर युग्मक बनाते हैं। युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं, जो युग्मक बनाते हैं। नर युग्मकोद्भिद किसे कहेंगे, जो नर युग्मक बनाएगा। तो इसका मतलब इस परागकण से ये नर युग्मक बने हैं, इसका मतलब ये परागकण क्या है, नर युग्मकोद्भिद है, ये परागकण है यानी पोलन ग्रेन है। कंप्लीट है। फिर हमने क्या पढ़ा है कि ये परागकण तो यहाँ पहुँच गए, तो ये यहाँ पहुँच गए इस तरह, ये हमारे पास क्या है, परागकण है, परागकण यानी पोलन ग्रेन है, ये पहुंच गए। किस प्रोसेस से पहुंचे, पोलिनेशन से पहुंचे हैं, विंड पोलिनेशन यानी वायु परागण से पहुंच गए हैं। कंप्लीट है। फिर इनसे जो संरचना निकल रही है ना, इसका नाम होता है नलिका, या पूरा नाम हो जाएगा पराग नलिका यानी पोलन ट्यूब। कंप्लीट है। ये नलिका क्या करती है, ये पहुंच जाती है किसके ऊपर, बीजांड के ऊपर। बीजांड को हमने कहा था गुरु बीजाणुधानी, इसी का ही नाम होता है बीजांड का ही गुरु बीजाणुधानी। उस पर पहुंच जाती है, उसके ऊपर एक सिरा होता है, ठीक है। यहाँ पर जो छिद्र था ना इस तरह दिखाया था, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं ऐसे बना देता हूँ, तो यहाँ पर एक छिद्र होता है ऐसे। इस छिद्र का नाम क्या होता है, उसका नाम होता है बीजांड द्वार, ठीक है, यानी हम बोल देंगे माइक्रोपाइल कह देते हैं, उसका नाम है माइक्रोपाइल। कंप्लीट है। फिर ये माइक्रोपाइल पे जाके चिपक जाएगा ऐसे, और फिर इनसे पराग नलिका निकलेगी। पराग नलिका में दो नर युग्मक है, दो नर युग्मक है, तो ये क्या करेगा, इसका एक नर युग्मक मैंने यहाँ दिखाया है, नर युग्मक को मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये नर युग्मक है। ये क्या करेगा, इस अंड कोशिका से, इसके अंदर क्या है, ये है अंड कोशिका यानी एग सेल हम इसको कह देते हैं, और ये क्या होती है, ये मादा युग्मक है, ठीक है, यानी हम बोल देते हैं ये फीमेल गेमिट है,
फीमेल को, सॉरी बार बार में चिन्ह बना जा रहा है, फीमेल गेमिट है ये, कंप्लीट है। तो फीमेल गेमिट है कौन सी, अंड कोशिका। तो ये दोनों कोशिकाएं आपस में जुड़ेगी, तो ये है हमारे पास फीमेल गेमिट। ये छोटा होता है, ये आकार में बड़ा होता है, फिर दोनों आपस में जुड़कर एक संरचना बना लेती है टूअन अवस्था में, उसका नाम होता है युग्मनज, जाइगोट, जाइगोट होता है। फिर ये युग्मनज क्या करता है, ये युग्मनज की कोशिका विभाजन होगी, 1 से 2 हो जाएगी, 2 से 4 हो जाएगी, 4 से 8 हो जाएगी, 8 से 16, 16 से 32 और ऐसी संरचना बना लेती है, जिसको हम कहते हैं भ्रूण या एम्ब्रियो कहते हैं, भ्रूण या एम्ब्रियो कहते हैं, कंप्लीट है। और इस भ्रूण या एम्ब्रियो का निर्माण किसके द्वारा हुआ है, ये यहाँ हो रहा है, ध्यान रखना है। इसके बाहर की ओर ये जो संरचना है, इसका नाम मैंने आपको बता दिया था, इसका नाम क्या होता है, भ्रूणपोष होता है। इसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म कहते हैं, एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष कहते हैं, कंप्लीट है। और ये एंडोस्पर्म का निर्माण क्या हो जाता है, इनमें निषेचन से पहले ही बन जाते हैं। ये जो प्रक्रिया हो रही है ना, इसको हम क्या कहते हैं, निषेचन। नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में जुड़ना कहलाता है निषेचन, यानी फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। तो इनमें जो भ्रूणपोष बन जाता है, ये क्या है, निषेचन से पहले ही बन जाता है। हम बोल देते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन द एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड, कंप्लीट है। तो एंडोस्पर्म निषेचन से पहले बनता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनता है कई बार, इसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इनका आंसर पूछा जाता है। काफ़ी जो कंपटीशन एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड हो गया, सेकंड ग्रेड हो गया, या हमारे पास नीट का हो गया, उनमें काफ़ी बार पूछा जा चुका है इस तरह का, निषेचन से पहले इनमें बन जाएगा। अब देखो उनमें बाद में क्या थे, ये जो हरे रंग की संरचना जो मैंने इसमें दिखाई थी, ये क्या थी, स्त्रीधानी, स्त्रीधानी, या हमने कहा है आर्कीगोनिया, आर्कीगोनिया इसको कहा था, कंप्लीट है। तो अब देखें, इसके अंदर हमने कहा कि 2 नर युग्मक है, 2 नर युग्मक है। काम कितना आया है, एक ही नर युग्मक आया है, एक दूसरा नर युग्मक है ये बाकी रह गया। तो ये दूसरा नर युग्मक इनमें हो जाता है नष्ट, डी जनरेटेड हो जाता है, कोई काम नहीं आता, ठीक है, कोई काम नहीं आएगा, डी जनरेट हो जाएगा। सेकंड नर युग्मक है वो, एक तो काम आ जाएगा निषेचन में, निषेचन करके युग्मनज बनाएगा, युग्मनज से बनेगा भ्रूण बनेगा, कंप्लीट है। अब निषेचन के बाद में क्या होगा, ये जो बीजांड होता है ना, ये तो बना लेगा क्या, बीज, यानी सीड बना लेता है। बीजांड तो क्या बना लेगा, सीड बना लेगा निषेचन के बाद में। तो ये इस तरह हमारे पास सीड बन गया है, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर क्या है, ये जो संरचना है ना भ्रूणपोष, ये इसके अंदर रहेगी। तो ये अंदर की साइड में इनमें भ्रूणपोष मैंने दिखा दिया। उसके बाद में जो सबसे अंदर स्त्रीधानी है, उसके अंदर क्या थी, अंड कोशिका, मादा युग्मक, ये तो बना रही है क्या, भ्रूण बना रही है। तो इसके अंदर यहाँ पर बन जाएगा भ्रूण, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर भ्रूण बन जाएगा। अब भ्रूण में क्या होता है कि अगर हम इनको बीज को लगा देंगे तो नया पौधा उगेगा, तो वो भ्रूण से ही उगता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे भ्रूण के द्वारा ही नया पौधा उगता है, तो वो नया पौधा उगाने का काम करेगा, कंप्लीट है। तो इस प्रकार इनके अंदर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। लेकिन एक चीज़ और याद रखना है, इनके अंदर बहुभ्रूणता पाई जाती है, यानी हम बोल देते हैं पोली एम्ब्रियोनी प्रेजेंट होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अभी बताया है ये एक बीज है, एक बीज के अंदर हमेशा एक ही भ्रूण होता है, लेकिन इनके अंदर जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, एक बीज होता है, उसमें कई सारे भ्रूण इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं एक बीज के अंदर। तो एक बीज में अगर एक ही भ्रूण है तो उसको बोल देते हैं हम एक भ्रूणता, मोनो एम्ब्रियोनी। लेकिन इनमें बहुत सारे हो सकते हैं, तो यानी एक पौधा यहाँ से उग जाएगा, दूसरा पौधा यहाँ से उग जाएगा, तीसरा पौधा है यहाँ से उग जाएगा। तो इसमें एक ही बीज से कई पौधे उग सकते हैं, यह कहलाती है बहुभ्रूणता। अब ऐसा क्यों हुआ है उसके बारे में भी जान लें। मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया था, उसमें यहाँ पर कितनी दिखाई थी, 2 कोशिका दिखाई थी, 2 नर मादा युग्मक हो गए। मान लेते हैं यहाँ पर बहुत सारी भी हो सकती है, 2 ही जरूरी नहीं है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं 2 है तो एक परागकण मान लो इसके पास और आ जाएगा, ये निषेचन होने के बाद में एक परागकण और आ जाएगा, उससे नर युग्मक आ जाएगा और इससे जुड़ेगा, जैसे यहाँ जुड़ रहा है, ठीक है। एक मादा युग्मक तो इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ से नर युग्मक एक दूसरा और आ जाएगा, और ये नर युग्मक जुड़कर क्या बनेगा, युग्मनज बना लेगा और नया भ्रूण बन जाएगा। तो 2 भ्रूण बन गए इस तरह। इसी तरह मान लेते हैं इनमें 3 है तो कोई तीसरा परागकण भी आ गया,
और उससे भी पराग नलिका निकली, उस पराग नलिका में नर युग्मक है तो वो इसके साथ में जुड़ेगा, तो तीसरी बार भी ये मादा युग्मक है उनके साथ में तीसरा नर युग्मक जुड़ गया, यानी तीसरा भ्रूण बन गया। तो ऐसे इसमें बहुत सारे भ्रूण का निर्माण हो सकता है, जिसको हम कह देते हैं बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रियो। इतना ही, अगली वीडियो में जानेंगे कि इनका महत्व क्या, इनका क्या उपयोग होता है और इनको कौन कौन से भागों में विभक्त किया गया है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।